नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू एमपीपीएससी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि स्टडी आईक्यू ने आपके लिए खास श्रृंखला शुरू की है जिसका नाम है जिला दर्शन, जहां मध्य प्रदेश के हर एक जिले से संबंधित खास पहलुओं को आपके सामने रखा जा रहा है, वो भी क्लासिफाई वे में। जहां किसी भी जिले से संबंधित हम उसके ऐतिहासिक पक्षों को देखते हैं कि इतिहास में ऐसी कौन सी प्रमुख घटना है जो इस जिले में हुई और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इसके अलावा हम उस जिले के भौगोलिक पक्ष को देख रहे हैं, जहां हम ये देख रहे हैं कि इसकी अवस्थिति क्या है, ये पड़ोस के किन जिलों से घिरा हुआ है, ये किस पठार के अंतर्गत है, किस जिले के अंतर्गत है, किस पड़ोसी राज्य की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन सारी बातों को देख रहे हैं। यहां से निकलने वाली प्रमुख नदियों को देख रहे हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब सेंचुरी या जो नेशनल पार्क होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, इन सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रमुख परियोजनाओं को देख रहे हैं। ये तो हो गई भौगोलिक पक्ष की बात। वहीं हम सांस्कृतिक पक्ष की भी चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ के प्रमुख त्योहार कौन से हैं, यहाँ की प्रमुख बोलियां कौन सी है। हम किसी भी जिले के संबंध में आर्थिक पक्ष की भी चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन से प्रमुख उत्पादनकारी इकाइयां स्थापित है, कौन से खास औद्योगिक इकाई या इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, इन सबको भी देख रहे हैं। साथ ही साथ साथियों, किसी भी जिले से संबंधित खेलकूद वाला पक्ष, किसी भी जिले से संबंधित वहां के खास व्यक्तित्व मतलब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, एक जिला एक उत्पाद मतलब उस जिले से किस खास उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद की सूची में रखा गया है, इन सभी पहलुओं को यहां हम क्लासिफाई वे में कवर कर रहे हैं साथियों। तो आज हम मध्य प्रदेश के जिस जिले की बात करने वाले हैं उसका नाम है श्योपुर जिला। श्योपुर जिला साथियों मध्य प्रदेश के चंबल संभाग का एक जिला है जो भारत के इथोपिया के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ विगत कई वर्षों से अपने दुग्ध उत्पादन के लिए, तो वहीं नामीबियाई और दक्षिण अफ्रीकी शेरों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो चंबल संभाग के ऐसे खास जिले के बारे में बात करेंगे, अलग अलग हिस्सों में उसे बांट के। आइए शुरुआत करते हैं श्योपुर की। साथियों, किसी भी जिले में हम सबसे पहले आप देख रहे हैं कि नक्शे के माध्यम से उसका अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कहा कि भाई चंबल संभाग के अंतर्गत विद्यमान है, तो चंबल संभाग के अंतर्गत है तो कहां मिलेगा, तो यहां पे मिलेगा दोस्तों। तो पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के उत्तर में तो है ही, और यहां पर यह भी स्पष्ट हो रहा है कि पड़ोस के किसी राज्य की सीमा को भी स्पर्श कर रहा है। ओके, इसके अलावा यहां पर आप देखें तो शिवपुरी, यहां पर ग्वालियर, यहां पर मुरैना, ये जिले हैं जो इसको स्पर्श कर रहे हैं। ओके, तो क्या किसी पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है, तो हां कर रहा है। पड़ोस के जिले कौन कौन से हैं, तो पड़ोस के जिले मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी हैं। संभाग कौन सा है, तो संभाग मतलब डिवीजन जो है आपका वो आपका चंबल है। ठीक है, तो पड़ोस के किसी राज्य को स्पर्श करना स्पर्श नजर आ रहा है, राजस्थान की सीमा को स्पर्श कर रहा है। इसके अलावा पड़ोस के किसी जिले को स्पर्श करना, वो भी स्पर्श नजर आ रहा है कि ग्वालियर ये शिवपुरी मुरैना को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल उत्तर में है मतलब मध्य भारत के पठार के अंतर्गत है, और संभाग तो हमने बता ही दिया चंबल है। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने डायरेक्ट भौगोलिक वाली स्लाइड आपके सामने ओपन करी, और अब मैं अगले जिले में यही करने वाला हूं कि पहले हम भौगोलिक वाले पक्ष की स्लाइड आपके सामने रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम नक्शे की अध्ययन कर रहे होते हैं। तो नक्शे के बाद आप सीधे भौगोलिक वाली स्लाइड को देखिए, ज्योग्राफिक वाले एस्पेक्ट को देखिए। तो आपने अभी देखा कि शिवपुरी ग्वालियर मुरैना को स्पर्श कर रहा है। आपने देखा पड़ोसी जिला राजस्थान है, बिल्कुल उत्तर में है मतलब चंबल संभाग में, जो कि मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आएगा। ये सीधे 4 फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि नहीं, बिल्कुल जरूरी है। पड़ोसी राज्य को छी रहा है, बिल्कुल स्पर्श कर रहा है, राजस्थान को स्पर्श कर रहा है। कमेंट करके बताएंगे आप कि राजस्थान को और कौन कौन से मध्य प्रदेश के जिले हैं जो स्पर्श कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा यहां पर क्या पड़ोस के जिलों को स्पर्श कर रहा है, हां बिल्कुल कर रहा है, जिलों को भी स्पर्श। ठीक है, संभाग कौन सा है, तो संभाग चंबल है, और पठार कौन सा है, तो पठार मध्य भारत का पठार। दैट्स इट। ये 4 फैक्ट तो सीधे आपको नक्शे से ही स्पष्ट हो जाते हैं साथियों, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है। आप यदि पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्र उठा के देखें तो आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कोई भी जिला किस संभाग में है, किस पठार में है, किस पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है, ये सब प्रश्न आते हैं। चलो मैंने माना कि किस किस जिलों को वो स्पर्श कर रहा है, ये अमूमन नहीं पूछा जाता है, पर कम से कम ये तो पूछा जाता है ना कि उसकी अवस्थिति क्या है, लोकेशन क्या है। ये तो पूछा जाता है ना पड़ोस के किस जिले किस राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है, तो वो कम से कम आपको याद रखना। चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हम हमेशा करते हैं, मतलब ऐतिहासिक पक्ष। साथियों, श्योपुर जो है, यहां 2 प्रमुख स्थान हैं
जो अपने अलग अलग ऐतिहासिक संदर्भों में अपनी विशेषता को लिए हुए हैं। कौन कौन से 2 प्लेस देखें, राजस्थान की सीमा के पास ही यहां पर 2 प्रमुख स्थान हैं। कौन से हैं वो स्थान? पहला स्थान है इटोनवारी और दूसरा स्थान है रामेश्वर। क्यों प्रसिद्ध है भाई? इटोनवारी तो प्रसिद्ध है दोस्तों, जो ध्रुव हैं उनके पिता राजा उदयनपाद, उनके द्वारा एक क्षेत्र स्थापित किया गया और ऐसा कहा जाता है कि ध्रुव ने इसी स्थान पर अपनी तपस्या की थी और यही कारण है कि इस स्थान को ध्रुव कुंड के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही। तो आपसे कभी पूछा जा सकता है कि ध्रुव कुंड कहां पर है, या ध्रुव से संबंधित या ध्रुव की तपोस्थली के रूप में किस क्षेत्र या किस जिले को देखा जाता है, तो श्योपुर हो गया। ठीक है। दूसरा आप देखेंगे रामेश्वर। साथियों, परशुराम जी ने यहां पर अपनी तपस्या की थी। ये भगवान परशुराम जी का चित्र है, आपको दिखाई दे ही रहा है। उन्होंने यहां पर रामेश्वर क्षेत्र में अपनी तपस्या की थी। तो रामेश्वर क्षेत्र परशुराम जी की तपस्या के लिए जाना जाता है। तो चाहे ध्रुव की तपस्या स्थली हो, तपोस्थली, चाहे परशुराम जी की तपोस्थली, दोनों के लिए श्योपुर के 2 प्लेस इंपॉर्टेंट हैं। तो इन द डिस्ट्रिक्ट नियर द राजस्थान बॉर्डर देयर आर 2 प्लेसेस एसोसिएटेड विद द माइथोलॉजिकल पर्सनालिटी। माइथोलॉजिकल पर्सनालिटी में पहला इटोनवारी जो है वो ध्रुव जो है उनके तपोस्थली से संबंधित माना गया है, वहीं रामेश्वर जो है वो परशुराम की तपोस्थली के रूप में देखा गया है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, आपने पिछले लेक्चर में भी देखा था, मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के उत्तर में जो जिले हैं, नॉर्थ में जो जिले हैं, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे वो भिंड हो, चाहे वो मुरैना हो, चाहे वो श्योपुर हो, ये सारे जिले जो हैं वो लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य को अपने यहां समेटे हुए हैं। मतलब आयरन एज से रिलेटेड जो एविडेंसेस हैं वो हमें यहां से मिले, मध्य प्रदेश के उत्तर से, और यहां पर श्योपुर भी है। और लोह युगीन संस्कृति क्या है वो आप सभी जानते हैं। आयरन एज कल्चर क्या है? जब पहली बार इंसान ने लोहे का प्रयोग किया था, जो कि उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड के बिल्कुल अंत में हुआ था शुरू, तो उस सब के एविडेंस यहां से देखने को मिलते हैं। इसी को कहते हैं लोह युगीन संस्कृति के साथ। तो साथियों, आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, जिनमें भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर ये सब है, वहां लोह युगीन संस्कृति के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, जहां पर लोहे का प्रयोग होना शुरू हुआ था सबसे पहले। इसके अलावा दोस्तों, श्योपुर जिला मुख्यालय सीप नदी के दाहिने तट पर है। कई बार आप देखेंगे कि अलग अलग एग्जाम में यह प्रश्न भी देखा जाता है कि कोई भी जो जिला है या जिला मुख्यालय है वो किस नदी के तट पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो सीप नदी के तट पर है। और ऐसा कहा जाता है कि जयपुर राजघराने के सामंत गौड़ राजपूत के प्रमुख इंद्र सिंह द्वारा शहर और उसके किले की स्थापना की गई थी। तो ये जो श्योपुर जिला है और यहां पर जो किला है उसकी स्थापना इंद्र सिंह द्वारा की गई थी, ये आपको क्लियर रखना है, ये आपको स्पष्ट रखना है। इतिहास में यदि हम और आगे जाएं तो जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन हुआ, उसके बाद 1956 की स्थिति हमने देखी, 1956 की मध्य प्रदेश राज्य का भी पुनर्गठन हुआ। उसके बाद 1982, आप सभी जानते हैं कि 1982 में बीपी दुबे इनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बना था, जिला पुनर्गठन कमीशन, जिला पुनर्गठन आयोग, और उनकी सिफारिश के आधार पर, इनकी अनुशंसा के आधार पर 25 मई 1998 को, जी हां, कमीशन बना था 1982 में, पर इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी उसके आधार पर 25 मई 1998 में दोस्तों 10 जिले गठित किए गए, और उन 10 जिले में से 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में अभी हैं, क्योंकि बाकी तो छत्तीसगढ़ में चले गए। और उन 4 जिलों में श्योपुर एक था। क्या बात है इस पर? तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि श्योपुर श्योपुर के रूप में कब बसा। तो श्योपुर श्योपुर के रूप में आया 1998 में, और श्योपुर का जब गठन हुआ तो उस संबंध में रिकमेंडेशन किसने दी थी? आप बोलेंगे बीपी दुबे कमीशन ने दी थी। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। तो यदि ऐतिहासिक संदर्भों में हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो सबसे पहले हमने देखा इटोनवारी, जहां पर ध्रुव की तपोस्थली है। उसके बाद हमने देखा रामेश्वर, जहां पर परशुराम की तपोस्थली है। उसके बाद हमने देखा लोह युगीन संस्कृति, आयरन एज कल्चर के एविडेंसेस, वो भी नॉर्थ मध्य प्रदेश से मिलते हैं, जो श्योपुर को कवर किए हुए हैं। उसके बाद हमने देखा कि भाई
इंद्र सिंह राजा ने इसकी स्थापना करी और आजादी के बाद जब श्योपुर रूप में जिले के रूप में गठित हुआ तो उस रूप में इसका गठन 25 मई 1998 को हुआ, जिसका रिकमेंडेशन बीपी दुबे कमीशन ने दिया था जो 1982 में बना था। ठीक, ये तो दोस्तों बात हो गई पूरी ऐतिहासिकता की, पूरी ऐतिहासिकता की। वही बातें यहां पर इंग्लिश में भी दी हुई हैं हमारे इंग्लिश मीडियम के साथियों के लिए भी। द एविडेंस ऑफ आयरन एज कल्चर फाउंड फ्रॉम द नदर्न रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, जिसके अंतर्गत भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर है। इसके अलावा श्योपुर डिस्ट्रिक्ट जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो सीप रिवर के पास है। इसके अलावा इसकी स्थापना इंद्र सिंह ने की थी। इसके अलावा 1982 में जो एक डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था जिसकी अध्यक्षता की थी बीपी दुबे ने, उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर 25 मई 1998 में इसका गठन हुआ, जहां 4 जिले, ठीक है, मतलब टोटल 10 जिले थे जिनमें से 4 मध्य प्रदेश में अभी हैं, ठीक है, और उनमें से एक श्योपुर। दैट्स इट। तो आप यदि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चारों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इटोनवारी और रामेश्वर तपोस्थली, एक ध्रुव की और एक परशुराम जी की। दूसरा, आयरन एज कल्चर का एविडेंस। तीसरा, इंद्र सिंह ने इसका स्थापना करी सीप नदी के किनारे। और चौथा, 1982 के बीपी दुबे की रिकमेंडेशन के बाद 1998 में गठन। ये 4 बातें। ओके, भौगोलिक मतलब ज्योग्राफी पे तो बात हम कर ही चुके हैं। हम देख चुके हैं कि भाई पड़ोसी जिले इसके शिवपुरी है, ग्वालियर है, मुरैना है। हम देख चुके हैं कि पड़ोसी राज्य इसका राजस्थान है। हम देख चुके हैं कि इसका पठार जो है मध्य भारत का पठार है। हम देख चुके हैं इसका संभाग चंबल है, पर यहां एक प्रमुख नदी अहेली भी है। यह भी आपको पता होना चाहिए, यह भी आपको स्पष्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जब हम किसी जिले के भौगोलिक पक्ष की बात करते हैं, ज्योग्राफिक एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो हम वहां पर कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, इन सबको भी देखते हैं। नदियों को देखते हैं, नदी पे कोई खास परियोजना है, कोई खास रिवर वैली प्रोजेक्ट है, उसको भी देखते हैं। तो यहां पर आप देखें, प्रस्तावित अभ्यारण्य जो है वो माधवराव सिंधिया अभ्यारण्य है। इसके अलावा पहले से जो अभ्यारण्य यहां पर है, जो सेंचुरी है, वो है पालपुर कुनो। सभी जानते हैं पालपुर कुनो के बारे में, ये उस क्षेत्र के आसपास का एक प्रमुख दृश्य है। तो पालपुर कुनो अभ्यारण्य कहां पर है, यह आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई मध्य प्रदेश के श्योपुर में विद्यमान है। ठीक है, आगे बढ़े यदि साथियों, एक राष्ट्रीय उद्यान कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि श्योपुर और मुरैना क्षेत्र में, ठीक है, जहां गिरी उद्यान मतलब गुजरात से एशियाई शेरों को स्थानांतरित किया गया। आपको क्लियर होना चाहिए कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान किन 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में है, तो श्योपुर और मुरैना के बीच में है। आपको पता होना चाहिए कि यहीं पर गिरी उद्यान जो गुजरात का है, वहां से एशियाई शेरों को स्थानांतरित किया गया। इसके अलावा यदि हम कुछ विशेष बातों की यदि हम यहां चर्चा करें तो बालाघाट और श्योपुर साथियों 2 ऐसे जिले हैं जहां वन क्षेत्र 50% से ज्यादा है। यह बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश के ये 2 जिले, एक तो बालाघाट और एक आपका श्योपुर, ये ऐसे जिले हैं जहां पर वन प्रतिशत 50% से ज्यादा है। यह आपको स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा यह हो गया भौगोलिक पक्ष। तो देख रहे हैं भौगोलिक पक्ष में आप देख रहे हैं कि उसकी लोकेशन क्या है, आप देख रहे हैं कि वो किस संभाग का पार्ट है, आप देख रहे हैं कि पड़ोस के किस राज्य को स्पर्श कर रहा है, आप देख रहे हैं वहां कौन सी प्रमुख नदी है, वहां कौन सा सेंचुरी या नेशनल पार्क है, आप देख रहे हैं कि वहां किस तरह का वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट रीजन है। तो मैंने आपसे कहा ना कि बालाघाट और श्योपुर ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां 50% से ज्यादा वन क्षेत्र देखने को मिलता है। ओके, अब बात करेंगे पर्यटन की। साथियों, पर्यटन में सबसे इंपॉर्टेंट है मानपुर का किला, मतलब मानपुर फोर्ट। मानपुर फोर्ट जो है वो श्योपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया। तो आपको राजा मान सिंह का नाम ध्यान रखना है। राजा मान सिंह ने इसको बनवाया और श्योपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। यह पिक्चर आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बड़ौदा किला की हम बात करें, बड़ौदा फोर्ट, खींची राजाओं द्वारा निर्मित इस किले को राजा इंद्र सिंह गोड़ ने जीतकर श्योपुर रियासत का एक भाग बनाया। तो इसमें भी
राजा इंद्र सिंह का योगदान है। तो यहां पर भी राजा इंद्र सिंह का नाम आप मेंशन करेंगे। इसके अलावा बड़ौदा फोर्ट, ये आपसे पूछा जाएगा, ये पिक्चर आपकी लगी हुई है यहां पर कि कहां पर है, तो आप सीधे बताएंगे कि भाई श्योपुर में है। इसके अलावा बंजारा डैम, साथियों अभी मैंने आपको बताया था कि सीप नदी के तट पर, यह आपका श्योपुर संभाग जो है वो बसा हुआ है, और सीप नदी के तट पर ही एक बंजारा डैम भी है, और ये जो बंजारा डैम है ये भी इंद्र सिंह गुण द्वारा ही बनवाया गया। तो बंजारा डैम का भी आपको स्पष्ट होना चाहिए कि बंजारा डैम कहां पर है। तो बंजारा डैम भी श्योपुर में है, सीप नदी के तट पर है, और इसे भी इंद्र सिंह ने बनवाया। किसने बनवाया? इंद्र सिंह ने बनवाया। साथियों ये जो पूरे नोट्स हैं जो आपको सिस्टमेटिक ही लग रहे होंगे, मैंने तो प्रयास किया सिस्टमेटिक बनाने का, इन्हें आप प्राप्त करने के लिए मेरी टेलीग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं। मेरी टेलीग्राम आईडी है @SUNSHROTI, सुनील श्रोती, ये मेरी टेलीग्राम आईडी। यहां पर आपको इसके पूरे नोट्स, ये जो जिला दर्शन सीरीज चल रही है, इसके नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर्यटन में और देखते हैं। सहरिया संग्रहालय मतलब सहरिया म्यूजियम, साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि सहरिया म्यूजियम कहां पर है, तो श्योपुर के किले में एक बहुत पिछड़ी जनजाति सहरिया जो है वो रहती है, और श्योपुर के आसपास मतलब ग्वालियर, श्योपुर इस क्षेत्र में रहती है, और यहां पर श्योपुर किले में उससे संबंधित कई बातों को, कई सांस्कृतिक पक्षों को संरक्षण दिया हुआ है। यह आपको पता होना चाहिए। सहरिया एक ऐसी जनजाति है दोस्तों जो अपने आलसी स्वभाव, आलसी प्रकृति के लिए जानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जड़ी बूटी का यह संग्रह करती है। ऐसा माना जाता है कि जो फॉरेस्ट रीजन के जो प्रोडक्ट है उसको ये कलेक्ट करती है, और बहुत ज्यादा कर्ज में डूबी हुई, बहुत ज्यादा नशे में लिप्त एक जनजाति मानी जाती है। तो सहरिया जनजाति का जो म्यूजियम है वो श्योपुर में ही है। श्योपुर फोर्ट की हम बात करें तो ये आपको नजर आ रहा है, ये भी सीप और कलवाल नदी के संगम पर है। कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि श्योपुर फोर्ट कहां है, तो वो तो श्योपुर में ही है भाई, श्योपुर फोर्ट श्योपुर में ही होगा, पर किस नदी के संगम पर है, तो दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ रिवर सीप एंड कलवाल, ये भी आपको स्पष्ट हो, ये भी आपको क्लियर हो, ये यहां पर चित्र नजर आ रहा है श्योपुर फोर्ट का। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया पर्यटन। तो पर्यटन में या टूरिज्म में आप बेसिकली यही देखते हो भाई कि किसी भी खास किले की उपस्थिति, ठीक है, जिसमें आपने मानपुर किला, बड़ौदा फोर्ट ये देखा, कोई खास डैम तो यहां पर आपने बंजारा डैम देखा, इसके अलावा कोई खास म्यूजियम, कोई खास संग्रहालय तो यहां आपने सहरिया संग्रहालय देखा। ये सब आपको श्योपुर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि हम बात करें इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी मतलब प्रमुख व्यक्तित्व की, तो गजानन माधव मुक्तिबोध, जी हां साथियों, गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका जन्म 1917 में हुआ था। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, भैया आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध जी जो हैं उनका जन्म श्योपुर में ही हुआ था। श्योपुर के जन्मे गजानन माधव मुक्तिबोध साहब 1917 में जन्म हुआ था। ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है इसलिए ही लिखा हुआ है, ठीक है। और इनकी रचनाएं क्या हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मुझे लगना चाहिए कि आपकी भी सहभागिता यहां पर है। रचनाएं बताएंगे आप मुझे कमेंट करके गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। अब यहां पर एक विशेष तथ्यों की कुछ खास पहलू, कुछ खास झलक मैं आपके सामने लाया हूं। आप सभी जानते हैं कि 2023 की बात है, 22-23 की बात है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने अलग अलग समय पर यहां पर चीतों को छोड़ा था, बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कुल 20 चीतों को पालपुर कुनों में छोड़ा गया था। इनमें नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में, जब नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था 17 सितंबर को, उस दिन इन्होंने यहां कुल 8 चीते छोड़े थे, और ये 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे दोस्तों। इसके अलावा 18 फरवरी 2023 को, देखिए 17 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी जी ने 8 चीते छोड़े थे यहां पर जो नामीबिया से लाए गए थे। 18 फरवरी 2023 को उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा
कुल 12 चीते यहां पर छोड़े गए थे और ये 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। मतलब नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों के चीते यहां पर छोड़े गए। नामीबिया के चीते प्रधानमंत्री मोदी ने छोड़े थे और दक्षिण अफ्रीकी चीते शिवराज सिंह चौहान जी ने छोड़े थे। इस तरह से कुल 20 चीतों को यहां छोड़ा गया था। साथियों, ये जो 20 चीते हैं इनमें से 2 चीते आपस में भाई हैं। एक का नाम एल्टन है और एक का नाम फ्रेडी है और इन दोनों को रॉक स्टार कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये पिक्चर है जब नरेंद्र मोदी उन चीतों को यहां पर छोड़ रहे थे। यही बात यहां पर इंग्लिश में भी आपके लिए मेंशन की गई है कि टोटल ऑफ 20 चीतास वर रिलीज इन द पालपुर कुनो, आउट ऑफ विच टोटल 8 वर रिलीज्ड बाय नरेंद्र मोदी ऑन हिज बर्थडे ऑन 17 सितंबर 2022। इसके अलावा जो कि नामीबिया से आए थे। इसके अलावा 18 फेब 2023 में टोटल 12 यहां पर रिलीज किए गए थे शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, जो साउथ अफ्रीका से लाए गए थे। इसके अलावा यहां पर इन 20 में से 2 चीते ऐसे हैं जो भाई हैं। एक का नाम एल्टन और एक का फ्रेडी है और इन दोनों को संयुक्त रूप से रॉक स्टार कहा गया था, रॉक स्टार नाम दिया गया था। यह भी पता होना चाहिए। बाकी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब एक जिला एक उत्पाद। हर लेक्चर में मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि हर एक जिले से संबंधित किसी खास उत्पाद को, किसी खास प्रोडक्ट को उस जिले की पहचान के रूप में, उस जिले की आइडेंटिटी के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, ताकि जब उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तब उसके साथ उस डिस्ट्रिक्ट का भी नाम बढ़ना चाहिए जहां उसका उत्पादन होता है। उस प्रोडक्ट की पहचान के रूप में उस डिस्ट्रिक्ट को देखने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो साथियों, एक जिला एक उत्पाद स्कीम यही है जहां पर किसी जिले के किसी खास उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलवाने के लिए उसे बहुत ज्यादा प्रसारित किया जा रहा है उस जिले की पहचान के रूप में। तो यदि आप श्योपुर की बात करें तो श्योपुर का जो अमरूद है, गुआवा, उसे एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि श्योपुर का अमरूद बहुत प्रसिद्ध है और इसे एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में रखा गया है। और हमेशा की तरह अंत में कुछ जरूरी तथ्य साथियों। जरूरी तथ्य ये है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताए थे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक जो जिले हैं उनमें मुरैना के साथ साथ श्योपुर भी है। सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन वाले डिस्ट्रिक्ट में मुरैना श्योपुर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क का घनत्व, मतलब रोड डेंसिटी, तो सतना में है, परंतु यदि हम सबसे कम घनत्व की बात करें सड़कों की तो वो श्योपुर में है। जी हां, सबसे कम रोड डेंसिटी वाला जिला श्योपुर है। आगे बढ़े साथियों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सहरिया जनजाति के लिए क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो देखें यहां पर इसे सर्वाधिक कुपोषित जनजाति माना जाता है, मतलब सहरिया को, तथा इनकी उपस्थिति के कारण श्योपुर को भारत का इथोपिया भी कहते हैं। सीधे प्रश्न आता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि श्योपुर को भारत का इथोपिया कहते हैं। इथोपिया क्यों? क्योंकि इथोपिया के लोग भी बहुत ज्यादा कुपोषित हैं। तो श्योपुर क्षेत्र के आसपास जो सहरिया जनजाति है वो भी बहुत कुपोषित है। तो सहरिया जनजाति के कारण ये जो क्षेत्र है वो अपने कुपोषण के लिए बिल्कुल वैसा ही कुख्यात है जैसा कि आपका इथोपिया, इसलिए इसे भारत का इथोपिया कहते हैं। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों, सहरिया जनजाति का एक सामुदायिक रेडियो केंद्र या संग्रहालय, कुछ भी कह लो, वो भी श्योपुर में है। और श्योपुर की काष्ठ कला, मतलब जो वुडन आर्ट है, लकड़ी से जो अलग अलग आकृतियां, जो संरचनाएं बनाई जाती हैं, वो बहुत प्रसिद्ध है। सीधे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक जिले कौन से हैं? सीधे प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे कम सड़कों का घनत्व कहां पर है? सीधे प्रश्न आएगा कि कौन सा क्षेत्र सहरिया जनजाति और अपने कुपोषित जनसंख्या के लिए भारत का इथोपिया कहलाता है? और सीधे प्रश्न आएगा सहरिया जनजाति का सामुदायिक रेडियो केंद्र और काष्ठ कला की प्रसिद्धि आपको पता होनी चाहिए। सेम बातें यहां पर इंग्लिश में भी पुट की गई हैं दोस्तों कि इन एमपी मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन टेक प्लेस इन मुरैना एंड श्योपुर। यदि बात करें डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड, वो भी श्योपुर है। आपको पता होना चाहिए कि यहां पर मोस्ट मलनरिस्ट ट्राइब रहती है, जिसके कारण श्योपुर को इथोपिया ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा सहरिया की कम्युनिटी रेडियो सेंटर और म्यूजियम भी श्योपुर में है। और साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर वुडक्राफ्ट ऑफ श्योपुर,
बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा फेमस है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको ऐतिहासिक, भौगोलिक, पर्यटन, प्रमुख व्यक्तित्व, एक जिला एक उत्पाद, अन्य तथ्य, ऐसे अलग अलग हिस्सों में क्लासिफाई करके श्योपुर से संबंधित खास जानकारी देने का प्रयास किया। आशा है, उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए मददगार सिद्ध हो रहे होंगे। यदि आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो ये मेरी टेलीग्राम आईडी है @सुनील श्रोती, यहां आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। दोस्तों सेशन यदि पसंद आ रहे हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, अपने बाकी साथियों तक शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।